नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और इस वक्त हम आ चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में। और यहां पर आज हम जानेंगे किस तरह से ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इस पर यहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या राय है, जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से ये वॉर चल रहा है, कैसे देखते हैं इसको आप? मैम, क्लियर है कि इजराइल ने एक्ट ऑफ एग्रेशन किया है। ये किसी भी तरीके से इजराइल जस्टिफाई नहीं कर सकता इस चीज़ को कि हमने ये सेल्फ डिफेंस के लिए किया है, ये एंटिसिपेटरी डिफेंस है, ये प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस है। क्योंकि प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस तब होता है जब देर इज़ अ पोटेंशियल थ्रेट, एक इमिनेंट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी हो, जो कि इमिनेंट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इजराइल बहुत ही ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन यूज़ कर रहा है इमिनेंट की, कि कभी 5 साल के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम बन जाएगा तो हमारी सॉवरेंटी को खतरा होगा। ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ये डेफिनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारी सरकार को ईरान के साथ सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे मुस्लिम हेटरेड और हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो इंटरफेयर करे हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ। यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट भी है, उनसे भी उनकी राय लेते हैं। मैडम, आप बताइए, क्या आप किस डिपार्टमेंट में हैं पहले, और अपना नाम बताइए। मेरा नाम सावी है। मैं यहाँ पर डीयू में लॉ स्टूडेंट हूँ, फैकल्टी ऑफ लॉ में मैं पढ़ रही हूँ। और हम देख रहे हैं कैसे ये जो प्रेजेंट, अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो में कॉन्फ्लिक्ट देखें तो उसका अगर हम तह तक जाएं तो हम पाते हैं कि कैसे इजराइल ने 2023 में सबसे पहले गाज़ा पे हम देख रहे हैं जेनोसाइड शुरू कर दिया, और उस जेनोसाइड में अभी तक 50,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं इजराइल एक ऐसा देश है जो लगातार ऐसे इंटरनेशनल क्राइम्स कमिट करते जा ही रहा है, और अब ईरान पे बात आ गई है। और हम देख रहे हैं कैसे जो अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो ईरान पे हो, फिर उसके बाद एस्केलेट होके ईरान, अमेरिका इज़ नाउ इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस। तो कैसे एक ये बहुत पुरानी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स का एक खतरा दिखाया जाता है, जो अमेरिका भी इस खतरे को दिखाता है, कभी अफगानिस्तान पे अटैक कर देता है, और फिर काफ़ी साल बीत जाते हैं, लोगों की तबाही हो जाती है, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं मर जाते हैं। गाज़ा में तो चल ही रहा है, और उसके बाद पता चलता है नहीं, ये तो कोई थ्रेट था ही नहीं, क्योंकि तख्ता पलट करने की कोशिश करी जा रही। आप इसे किस तरह से देखते हैं, और अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को भी कैसे आप देखेंगे? इज़राइल जो है, पहले बात जब अमेरिका पिछले 20 साल से इस बात पे चर्चा करती थी उनकी न्यूज़ कि ईरान बहुत जल्द न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला है, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत आगे चला गया है, पर क्या वो ये सवाल पूछते थे कि ईरान पिछले इतने सालों से न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इज़राइल उस एरिया में अमेरिका की एक प्रॉक्सी बन के काम करती है। अभी उन्होंने लेबनान पे अटैक किया, जब सीरिया पे असाद की रेजीम गिर गई तो उन्होंने वहाँ पे गोलान हाइट्स पे अपने ट्रूप्स भेज दिए। अब देखें वो ईरान पे अटैक कर रहे हैं। वो मिडिल ईस्ट में काम वो करते हैं जो अमेरिका चाहता है काम होना। वो वहाँ पे पैलेस्तीन के रेजिस्टेंस से प्रेस करते हैं। जब सऊदी यमन पे अपना जेनोसाइड कर रहे थे तब वो हूथीज़ के अगेंस्ट अटैक करते थे। तो ये जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ये लोग, जैसे जेडी वैंस ने कहा था हमारा युद्ध तो अमेरिका वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से है, ये पूरा जो नैरेटिव बनाया गया है पूरा गलत नैरेटिव है। ये ईरान में जो खोमेनी की सरकार है जो ये उसको पलटना चाह रहे हैं। ये क्या सत्ता परिवर्तन और तख्ता पलट की एक कोशिश है, क्या है? ये हमेशा से एक सत्ता परिवर्तन, तख्ता पलट की ही कोशिश है, और ये कोशिश हमेशा से अमेरिका करता है अपने CIA के द्वारा। और इसराइल जो कि एक टेररिस्ट स्टेट है, जो कि अमेरिका जो बोलता है उठने को बोलता है उठता है, बैठने को बोलता है बैठता है, वो आज। लेकिन जो है ईरान द्वारा भी लगातार जो है किस तरह से अटैक चल रहा है वो भी आप देख ही रहे हैं। तो अगर आप किसी के घर में घुस के बॉम्ब मारिएगा, किसी के बच्चे बूढ़े सबको मारिएगा, वो बैठेगा नहीं, वो बैठा नहीं रहेगा, वो रेजिस्टेंस अपना दिखाएगा। जब इंडिया ये सेम चीज़ करती है, हम उसको ऑपरेशन सिंदूर बोल करके रेजिस्टेंस का एक्ट दिखाकर कितना वाहवाही देते हैं, और अगर ईरान अपने आप को बचाने की कोशिश करे हम उसको बोलते हैं ये भी तो मार रही है। तो क्या ये मिडिल ईस्ट में वर्चस्व की एक लड़ाई है? नहीं, अमेरिका इकलौती कंट्री है जिसने कभी न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया है। तो अगर अमेरिका ये किसी और कंट्री को कहती है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हो तो काफ़ी हिपोक्रिटिकल साउंड करता है। आप देखेंगे कि पिछले 100 साल के अंदर अमेरिका ने कितनी कंट्री बॉम्ब करी, चाहे लाओस हो, वियतनाम हो, कैम्बोडिया हो। तो जब अमेरिका या फिर इजराइल ये दूसरी कंट्री को वो ये एक्यूज़ करते हैं कि आप वर्ल्ड पीस को खतरा है, तो काफ़ी हिपोक्रिटिकल साउंड करता है। अच्छा, इस पूरे जब से टेंशन हुई है इसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अमेरिका के हमले की निंदा की है कहीं ना कहीं खुलकर, लेकिन रशिया और पाकिस्तान जो है वो साथ नहीं देता हुआ दिख रहा है यहाँ ईरान का।
ईरान, रशिया और पाकिस्तान की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। पाकिस्तान की हमेशा से जो आर्मी देखा जाए वो अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन में रहते ही हैं। पाकिस्तान की जो जनता है वो ये बात भी जानते हैं कि उनकी आर्मी और उनकी जो सरकार है वो अमेरिका का एक तरह से हमेशा कोलैबोरेशन करते हैं। रशिया में अब ये प्रॉब्लम है कि रशिया 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन गिर गया था तो उसके बाद से वो अपनी आइडियोलॉजी से बहुत खिसक गए थे। इज़राइल का और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट वो इस तरह से नहीं देख रहे हैं कि इज़राइल एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट है और ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है। रशिया जो खुलकर सामने नहीं आ रहा, क्या एक वजह ये भी है कि वो खुद अभी यूक्रेन के साथ इन्वॉल्व है और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी इस तरफ नहीं चाह रहा है? हाँ, रशिया की यूक्रेन के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है, एक तो उनकी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है, एक उनकी डिप्लोमेटिक इन्वॉल्वमेंट है कि वो एक उस एरिया पे क्लेम करना चाहते हैं। और इज़राइल का जो पूरा पैलेस्तीन के साथ इन्वॉल्वमेंट है वो भी इसी लाइन पे हो रहा है। तो रशिया ओपनली इस बात को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता और अपने क्लेम को उसको भी प्रिजर्व करना है यहाँ पे। यहाँ पर भारत की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली अगर हम पूरे सिनेरियो को देखें तो ये सिनेरियो सिर्फ यूक्रेन, रशिया, ईरान, इसराइल ये इस तक सीमित नहीं है। ये एक्चुअली अगर इसको हम बड़ी पिक्चर में देखें तो ये लड़ाई यूएस और चाइना जैसी कंट्री जो कि एक सुपर पावर बन रही है उसकी लड़ाई है। यूएस जो है, आज यूएस में जो गवर्नमेंट है वो पूरी एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, ये सब जानते हैं। ये एक बिजनेस मॉडल अपना बेचते हैं लोगों को। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किससे लड़ाई कर रहे हो, किसकी लड़ाइयाँ कर रहे हो, इनको बस अपने बिजनेस से मतलब है। जैसे कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान का भी वॉर हुआ तो वहाँ पर भारत की भूमिका क्योंकि अभी तक जो है तटस्थ रही है। भारत ने ये कहा है कि भाई आप संयम बरतें और कूटनीतिक चैनल्स के थ्रू जो है समाधान निकालें, उसको आप कैसे देखते हैं? इंडिया हमेशा से एक ऐसी कंट्री रहा है जो कि इन चीज़ों में भरोसा करता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का देश है जहाँ पे हम पीस की बातें करते हैं। बट आजकल कुछ सालों से जो एक सरकार आई हैं वो गांधी की गवर्नमेंट को गोडसे की गवर्नमेंट की तरफ लेके जा रही हैं। इनके एक्शंस और इनके वर्ड्स में थोड़ा सा शायद फ़र्क हो। आज ये बात तो कर रहे हैं पीस की, बट क्या ये अपने वर्ल्ड में क्या अपने देश में ये कम्युनिटी के बेसिस पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से स्टैंड इनका शायद डगमगा रहा है। तो यहाँ पर ये सीज फायर की भी बात हो रही है, लगता है? देखिए, सीज़ फायर तो कह नहीं सकते क्योंकि आज सुबह ही शायद ईरान ने स्ट्राइक करी है यूएस के बेसिस पे कतर पे, तो सीज़ फायर की संभावनाएं तो शायद अभी ना हो। तो फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि ये सिचुएशन जो है क्या आगे एक वर्ल्ड वॉर की तरफ लेता हुआ जा रहा है, या अब थोड़ा ये जो टेंशन है कम होगी? देखिए ये टेंशन मुझे लग रहा है अभी एस्केलेट होगी ही होगी, क्योंकि अमेरिका का हम इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं। और अगर हम अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक ऐसा देश है जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए देशों को तबाह कर सकता है, डेकेड्स तक वॉर चला सकता है CIA के थ्रू, अपनी मिलिट्री के थ्रू। तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये वॉर्स अभी एस्केलेट हो और नेशंस का इन्वॉल्वमेंट हो। और अल्टीमेटली वही है कि अमेरिका का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हिस्ट्री देखें, तो चांसेस कम लग रहे हैं कि बिना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की चीज़ें थमें, बट वी कैन होप दैट। तो इराक जो परमाणु कार्यक्रम उसका चल रहा है, सबसे ज़्यादा खतरा किसको है जिसकी वजह से ये सारी टेंशन जो है हुई है? इराक का परमाणु जो भी उनका न्यूक्लियर प्लान चल रहा है उससे सबसे ज़्यादा खतरा शायद पैलेस्टीन को है, और पैलेस्टीन बोलो शायद इसराइल को, और इसराइल को इसका मतलब अमेरिका को है, क्योंकि इसराइल डायरेक्टली अमेरिका जो बोलता है वो करता है। और जब अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है, वो एक न्यूक्लियर नेशन बनती है, तो इसराइल की जो बर्बरता है मिडिल ईस्ट में, वो चाहे लेबानन से लड़ने चली जाए, कभी 1.5 साल से आज पहले गाज़ा पट्टी पे वो जो जेनोसाइड कर रही है, वो जो 3 महीने के बच्चों से लेकर 97 ईयर्स की बूढ़ी औरतों को मार रहा है, उसमें शायद एक रुकावट आ जाए, शायद वो जो खून की प्यासी बन गई उसमें रुकावट आ जाए, इसीलिए अमेरिका इतना डर रहा है। लेकिन कई लोगों का अपहरण किया गया, उनको वहाँ पर रखा गया, उसको लेकर भी कई आवाज़ें उठती हैं क्या समझाने कि इनका अपहरण कि वहाँ पर जो जिस तरह से इजराइल जो है अटैक इसलिए कर रहा है, इजरायली बहुत से लोगों का अपहरण गजा में किया गया। हाँ, उसके बाद से ये लड़ाइयाँ एस्केलेट हुई और तमाम टेंशन्स जो शुरू हुई। ये लड़ाइयाँ देखिए, अगर हम हिस्टोरिकली देखिए, ये कभी 7 अक्टूबर से थी नहीं, ये लड़ाइयाँ बहुत समय से चल रही थी, और हम बोल भी नहीं सकते कि कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट उसको ट्रिगर कर रहा है। ये लड़ाइयाँ पहले से ही थी, वो लोग बस एक कारण ढूंढ रहे थे एक जेनोसाइड करने का। अगर आप 3 महीने के बच्चों को आप किसी भी कारणवश नहीं मार सकते, आप कोई भी कारण नहीं लगा सकते कि क्यों हमने एक 3 महीने की बच्ची को मार दिया।
तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे और उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी और हम आते रहेंगे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और जो भी हॉट टॉपिक होगा, जो भी करंट टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे और जानेंगे दिल्ली के लोगों की राय। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दिल्ली से मैं जया कौशिक, NDTV इंडिया के लिए।